टीवी में मुजाहिद बलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल का दौर भी इतना ही हंगामा खेज था जितना उनके पेशरो जस्टिस साकिब निसार का था। तो आज उनका दौर गो के अभी उसमें 5 दिन रहते हैं, लेकिन आज उसे उन्होंने जो खिताब किया अपना अलविदाई खिताब ही कहा और बड़े खुलकर कहा कि आइनी मामलात में उलझा कर सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान लिया। उनका इशारा उस पार्लियामान की तरफ था जो 16 माह से हुकूमत कर रही थी। उनका ये भी कहना था कि उनका गुड टू सी यू जो आमतौर पर वो इस्तेमाल करते हैं, गलत मतलब सियासी जमातों ने लिया और ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो शायद किसी एक जमात ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जस्टिस मोहम्मद बंदियाल साहब ने ये भी कहा कि इलेक्शन के सिलसिले में हम सब की राय एक ही है और हमने कभी मुखालफत नहीं की कि 90 दिन में हो या 90 दिन में नहीं हो। उनका ये भी कहना था कि जिस तरह पास में खुद नोटिस लिए जाते थे, उन्होंने शदीद तनकीद के बावजूद 9 माह में एक भी नोटिस नहीं दिया और ये भी इन्होंने एक्सेप्ट किया जो उन पर एक बहुत बड़ा बारों का और कोर्टों का इल्ज़ाम है कि सियासी मुकदमात को ज़्यादा वक्त दिया, जबकि उनकी कोर्टों में कोई 63,000 कहता है, कोई 53,000 के ज़्यादा मुकदमात इस वक्त भी चल रहे हैं। मैंने कहा ना कि अब बदकिस्मती से जज हों या जनरल, इनके भी अदवार को सियासी तनाजुरी में देखा जाता है। हमारे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल। शुक्रिया हारून भाई। ये जो जस्टिस बंदियाल का दौर ख़त्म हुआ और उससे पहले सॉरी टू से जस्टिस साकिब निसार का भी बड़ा कंट्रोवर्शियल दौर था। अब जब वो रुखसत हो रहे हैं, नई चीफ 1 हफ्ते बाद या 5 दिन बाद आने वाले हैं, इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हमने तो ये जो एक्सपीरियंस किया है कि चीफ जस्टिस साहब को पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन इस दौर में वो पॉलिटिकल एक पार्टी को फेवर करते रहे हैं और उसी के केसेस भी फिक्स होते रहे हैं और जनरल पब्लिक के केसेस फिक्स नहीं होते रहे। जनरल पब्लिक फेस कर रही है कि 2-2, 3-3 साल से जो फर्स्ट हेयरिंग होती है एडमिशन के लिए वो भी नहीं हुई, केस लगे ही नहीं है। तो उनके केस जो भी जिस पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट होता था तो वो केस दूसरे दिन ही लग जाते थे। तो इस वजह से जो जनरल कॉन्सेप्ट है लोगों का और प्रिसेप्शन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो असल लिटिगेंट्स हैं उनके केसेस की हेयरिंग नहीं हो रही और लोग सफ़र कर रहे हैं। सालों से वो पेंडिंग है और तकरीबन 55-56 हज़ार से ज़ायद केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। आज चीफ साहब ने एक बात कही थी कि उन्होंने कोई 20,000 केसेस की डिस्पोजल की है, लेकिन अगर उनकी डिस्पोजल देखें तो वो कोई एक ही मैटर के केसेस होते थे जिनमें एक ही आर्डर होता था या वो डिस्पोज ऑफ होते थे। तो मेरिट पे जो पब्लिक लिटिगेंट्स हैं उनके फैसले नहीं हुए। आप जो जस्टिस बंदियाल पर ख़ास तौर पर अपने गुफ्तगू में जो उनको एक पार्टी यानी यकीनन इशारा आपका तहरीक इंसाफ की तरफ था कि वो उनकी ही केस सुनते रहे बल्कि उन्हें रिलीफ देते रहे, तो ये आज की बात नहीं है। ये जो आपकी जो अज़ीमुश्शान बारों की वकला की तहरीक थी इसमें क्या नहीं हुआ? बाकायदा वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासी तहरीक थी। इफ्तिखार चौधरी जो है बाकायदा एक सेनेटर की उनकी गाड़ी एक सेनेटर चलाया करते थे, बाकायदा फैसिलिटेट पार्टियाँ करती थी। असल तो चौधरी कोर्टों से यहाँ से सियासत दर आई, आप बारों और बेंच पार्टियाँ बन गए उस वक्त मुशर्रफ के ख़िलाफ़। हारून रशीद साहब, तो मूवमेंट चली थी उसके पीछे भी कौन था? हमें तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया था और जितना भी आज देख रहे हैं जुडिशल सेटअप में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे उसी दौर के हैं जो अभी तक कंटिन्यू हैं। तो अदलिया को हमने तो आज़ाद करने की कोशिश की थी, लेकिन अदलिया जो है वो अपने आप को आज़ाद समझती नहीं, तो हम क्या करें? माफ़ कीजिएगा हारून रशीद साहब, आपके जैसे पाए के अगर वकील ये कहने लगें, वो भी पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, और माशाल्लाह आपके साथ चौधरी अता हसन और मुनीर मलिक और हमारे पातशाह साहब और मैं किन किन के नाम लेते रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि आप यानी कह रहे हैं, आपका मतलब ये मैं आपको यकीनन कतई तौर पे पर्सनली नहीं कह रहा कि हमें इस्तेमाल किया गया,
यानी आप इतने पेशे ही आपका प्रोफेशन है, दलाइल और मंतक आप इस्तेमाल हो गए, आपकी पूरी बिरादरी मुतासर हो गई। जिम्मेदारी कबूल क्यों नहीं करते कि उस वक्त आपने गलत किया कि आपने बारों को और बेंचों को जो है सियासी पार्टियों की गोद में धकेल दिया? जी नहीं, ये हमने तो ये तो सारों के सामने है सर, जो भी कुछ होता रहे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर नहीं कर रहे, किसी एक पार्टी का भी हम ये एजेंडा नहीं लेकर चलते कि उसकी जो हिमा है हम उस पर चलें। हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अदलिया को आज़ाद होना चाहिए और इंडिपेंडेंट फैसला होना चाहिए, और उसमें अदलिया का कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी जज साहब का। तो अगर जनरली ऑर्डर जो होंगे वो पब्लिक की नज़र में भी और लायर्स की नज़र में भी जो मेरिट पे फैसले होते हैं वो बिल्कुल सही डिस्कस भी होते हैं, और जिस तरह जो फैसले होते हैं उन्हीं पे अपने अपने नज़रियात पेश किए जाते हैं कि ये फैसला गलत है या सही है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, आइन की बालादस्ती हो और कानून की हुक्मरानी हो। हम ये चाहते हैं। नहीं, आप कहते तो हैं, लेकिन बदकिस्मती है जिस तरह अब जजेस जब बैठते हैं या उनकी बेंचें बैठते हैं, उनके बारे में परसेप्शन आ गया कि ये क्या फ़ैसले देंगे। इस तरह आपकी बारों का क्या है? सुप्रीम कोर्ट बार तो एक आज़ाद इदारा है, उसमें तमाम लोगों की नुमाइंदगी होती थी। आज का बार जो का सदर जो है वो जमा पार्क में बैठा हुआ है, तो माजी का सदर जनाब एहसन भवन साहब लंदन में तशरीफ़ फरमा होते थे। बाकायदा उन्होंने एक केस में मियाँ साहब के जिसमें उन्हें नाअहल करार दिया गया, पता नहीं 6, 7, 8 जजों अपनी बारों के सुदूर को लेके वहाँ पहुँच गए उनके लिए। तो आप पार्टियाँ तो आप लोगों ने बनाई हैं, इन्होंने पार्टी बनाई है, ये मौजूदा अगर तहरीक इंसाफ के लिए बनाई है सुप्रीम बार को, तो पास ने भी तो इस तरह बनाई है हारून रशीद साहब। जी नहीं, वो तो देखें कि एक असेंबली में क्या कुछ हुआ। आपने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ने जब देखा कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो रहा है, तो उसने आधे घंटे के अंदर अंदर नेशन से खिताब करते हुए कहा जी कि मैं तो असम्बलियाँ डिज़ाल्व करता हूँ। और सदर साहब की देखें कि आधे घंटे बाद सदर साहब ने असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी। वो एक जेन्युइन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मैटर था, उस मैटर को डिसाइड डेफिनेटली होना था कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो उसके दौरान असम्बलियाँ डिज़ाल्व नहीं हो सकती। और जो असम्बलियाँ उन्होंने दो प्रोविंसेस की डिज़ाल्व भी की हैं, उनका भी बड़ा कौम ने खमियाजा भुगता है, और उनकी हालांकि वजह बताई जाए कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व क्यों की जा रही हैं, जबकि जनरल इलेक्शन सारा एक ही होता है, कौमी असम्बली का भी और सूबाई असम्बलियों का भी। तो इस तरह कई लोगों ने इस मुल्क को अपना मैदान समझा हुआ था और अपने अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया है। नहीं, मैंने फिर कहा आप जजों को तो फिर अपना तमाम मलबा जो है साबिक चीफ जस्टिस पर कर रहे हैं, और ये ठीक है, आपकी जुडिशरी तो पास में माजत के साथ बड़े मोहतरम जज से बाकायदा उन्होंने फ़ौजी डिक्टेटरों के इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए नज़रिए ज़रूरत ईजाद किया। और ज़िया-उल हक हो, मुशर्रफ हो, उससे पहले भी हो जितने भी डिक्टेटर्स हों, अब आपकी बारें जो रिप्रेजेंट करती थी वकला तहरीक को, वकला को, वो भी पार्टी बन गई, वो भी खड़ी होती हैं बाकायदा जजों के पीछे, जजों के मुखालिफ। हारून साहब, नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई बात है, बोन साहब ने अगर वो किया था तो बोन साहब के मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी, और उसे एज ए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार ने अपनी कैबिनेट के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट बार के थ्रू दायर किया था। उसमें सारे कैबिनेट्स की रेजोल्यूशन थी और उन्होंने पिटीशन कोई फाइल की थी। लेकिन मैं जो आपको कहता हूँ, मैं पाकिस्तान बार कौंसिल की हद तक कि मैं वाइस चेयरमैन हूँ और मैं आइन और कानून की बात करूँगा। अगर आइन में जो है मैं उस पर कायम हूँ। काश अगर जैसा कि आप फरमा रहे हैं और दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आप आइन के साथ खड़े हैं, मगर मुझे फिर बहुत ही माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि बदकिस्मती से इतना बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, उस तरह आपकी बार कौंसलें और बार भी हो गए हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान ने सियासी हलचल मचा कर रख दी है। बाप बेटे के दरमियान लड़ाई की खबरें भी आ रही हैं, फिर ताजियों पर हमले भी। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुश आमदीद कहता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक अपना हंगामी सिंध का दौरा शुरू किया है इक़्तिदार से अलहदगी के बाद, सेंट्रल कमेटी के इजलास के बाद, वो शायद सुर्खी स्क्रीनों और प्रिंट पे बन रहा है। अपने वालिद के हवाले से तो खैर उन्होंने कहा ही और इख्तलाफ का इजहार करते हुए ख़ासतौर पे इलेक्शन के हवाले से कि घर में वालिद की सुनता हूँ, यानी साबिक़ सदर जरदारी की, लेकिन सियासत में वो अपने कारकुनों को और अपने को मद्देनज़र रखते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को। और फिर उन्होंने बराह रास्त जो जरदारी साहब का जो एक मुफाहमत का जो प्रोग्राम पूरे 16 से माह में ख़ास तौर पर रहा है, उसके बरखिलाफ़ इत्तेहादियों पर हमले किए और कहा कि उनमें से इलेक्शन से भाग रहे हैं। और उन्होंने फिर सिंध में जो एक थोड़ी सी फिदा चली हुई थी MKM पीपल्स पार्टी से क़ुरबत की, हैदराबाद में जाकर उन्हें भी टारगेट बनाया और कहा कि लंदन से बैठकर कंट्रोल करते थे, लेकिन हैदराबाद एक एक बूंद पानी को तरसता था। बिलावल भुट्टो जरदारी का बदीन ठट्टा हैदराबाद में दौरा और तकारीर, ऐसा लगता है कि उन्होंने जो 90 दिन का कह रहे हैं अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। देखिए बिलावल साहब को। मैं तो समझता हूँ कि 90 दिन तो बहुत दूर है, 60 डेज में इलेक्शंस होने चाहिए थे। अगर आपने 90 दिन में नहीं किया तो क्या 100 दिन में इलेक्शन होंगे? अगर आपने 100 दिन में नहीं किया तो क्या 120 दिन में इलेक्शन होंगे? जी, तो बिलावल साहब कह रहे थे 90 दिन नहीं, बल्कि वो तो 60 दिन की बात कर रहे थे। खैर ये अलग बात है कि ये सवाल भी उनसे किया सकता है कि अगर आप 60 दिन में इलेक्शन करना चाहते थे तो आप सिंध असम्बली को 12 अगस्त को डिज़ोल्व करते, तो फिर वो 60 ही दिन में इलेक्शन होती। लेकिन सब आपने सूबों में भी और वफाक में भी जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व भी 12 अगस्त से पहले की तो होना ही था। खैर हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के अब तो सीनियर रहनुमा, इनकी फैमिली फैसलाबाद की एक बड़ा सियासी घराना है। शुक्रिया राना साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वैसे जो बिलावल साहब ने जो बयान दिया है, उनके वालिद तो आपको इल्म है कि बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं, बड़े बड़े मुखालफिन को किस तरह अपने करीब लाते हैं, वो भी एक तारीख़ है आपके सामने। तो उनका और के मुकाबले में बिलावल ने ज़रा सख्त रवैया अख्तियार किया है। एक परसेप्शन और ख़्याल ये है कि एक बिलावल भुट्टो को क्योंकि मैदान में उतारा जा रहा है इसलिए उनको एग्रेसिव नारे दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं है। आप इसको कितनी संजीदगी से देखते हैं राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बज़ाहिर बयानात से तो ऐसा लगता है कि बिलावल साहब जो हैं अब बाप बेटे के रिलेशनशिप से बाहर निकल के चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जो ओहदा है उसको इन्फोर्स करना चाहते हैं। लेकिन ये तो बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और जरदारी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जिससे कोई इतना अच्छा इमेज नहीं जाता। कंफ्यूजन का शिकार लग रही है पीपल्स पार्टी। अच्छा, आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी कन्फ्यूजन शिकार रही है, लेकिन गालिबन बिलावल साहब के बयान में तो कोई इबहाम, और दूसरे वो जो उनका कहना है कि जनाब इत्तेहादी, ख़ासतौर चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं। हालांकि बहरहाल ख़ुद पीपल्स पार्टी के बारे में भी कहा जा सकता है जनाब के पूरी पार्लियामान और आप लोग एक साथ खड़े थे, तमाम फैसलों में आप, तमाम तरामीम में आप, मुफादात कौंसिल के इजलास में भी आप साथ एक दस्तखत करते हैं, कैबिनेट मीटिंग में भी आप एक दस्त करते हैं। अब अगर वो कहते हैं और इलेक्शन फिर और इनमें भी ये वो कोई तारीख़ नहीं देते इलेक्शन की कि 90 दिन ही में हो, तो इल्ज़ाम लेकिन आप पर लगा रहे हैं, क्योंकि बहरहाल फ़ैसला तो आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया 12 अगस्त से एक हफ़्ते पहले ये कह कर के मरदमशुमारी हो, हल्का बंदियाँ हों। इन दो सूरतों में तो इलेक्शन 6 माह क्या 8 माह बाद भी नहीं होने थे। राना साहब देखिए, आजकल अवाम जो है वो काफ़ी बाशऊर हो गई है।
अवाम जानती है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर यूनानिमसली, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उन्होंने सेंसस को नोटिफाई किया, उसके हामी थे वो। तो अब ये सेंसस को जब आपने नोटिफाई किया तो सबको पता था डीलिमिटेशन होनी है, और उसका जो टाइम फ्रेम है उसका तयन उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करना था, उसका तयन इलेक्शन कमीशन ने करना था। तो अब आज आप जब 60 दिन रह गए हैं 90 दिन मुकम्मल होने में, ये नारा लगाएं कि जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो अवाम इस नारे को समझती है कि आप सिर्फ एक खोखला नारा लगा रहे हैं। डीलिमिटेशन प्रोसेस के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, कोई किसी को, हमें तो नहीं शक कि ये आगे पीछे होंगे या दूर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बिलावल साहब सिर्फ एक पॉपुलिस्ट नारा लगा रहे हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अंदर से उनको भी पता है कि डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद ही इलेक्शंस होंगे, तो 90 दिन में मुमकिन नहीं है ना कि आप लोग वक्त मुकर्रर पे इलेक्शन नहीं चाहते थे। 60 दिन में तो कतई नहीं चाहते थे, 90 दिन में भी कतई तौर पर करना नहीं चाहते थे। हालांकि सियासी पार्टियां पास में कितने निगरान गवर्नमेंट्स आई, पास में कितनी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, सबों ने 3-3 माह का टाइम दिया ना। आप लोगों ने बाकायदा पार्लियामान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के पर काटे, आपने उनके फैसले नहीं माने, आपने इलेक्शन कमीशन को पावरफुल बनाया। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि तारीखी दी 5 अगस्त को मरदमशुमारी की और हल्का बंदियों की। तो ये तो मेरे ख्याल उनकी बात हक़ाइक़ पर मुबनी है कि इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं। सॉरी टू से राना साहब। देखिए, वैसे भी सदर साहब अगर इलेक्शन की डेट दे भी सकें तो वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, और सदर साहब को इंडिपेंडेंटली डेट देनी भी नहीं चाहिए। उनको अगर डेट देनी भी है तो वो मेन मशवरा ईसीपी के साथ मिलके ही वो डेट दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी की डेट दें, ईसीपी की तैयारी ना हो, वो अपनी मर्जी की डेट दें और ईसीपी का ये कानूनी तौर पे फर्ज हो कि उन्होंने डीलिमिटेशन करानी है और वो उस प्रोसेस को आधा छोड़ के कहीं आगे पीछे कर लें, तो ये सारे मामलात हैं। मैं समझता हूं कि सदर की डेट की भी जहां तक बात आती है तो वो भी, उसका प्रोसेस भी इंडिपेंडेंटली सदर नहीं कर सकते, और अगर आईनी तौर पे इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो हमने जो तरामीम की वो ठीक की कि ये डेट देने का मामला होना ही इलेक्शन कमीशन का चाहिए, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी भी उसने करनी है, इलेक्शन कराना भी, कंडक्ट भी उन्होंने कराना है विद द हेल्प ऑफ द केयर टेकर्स। तो बेहतर है कि वो इंडिपेंडेंटली उसकी डेट दें। और वैसे भी जो सदर साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान सदर होने का तो कोई, उन्होंने, मैं कहता हूं कि एक पार्टी के न्यूट्रल और नॉन पार्टिजान होना, उनको न्यूट्रलिटी के साथ चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने जो है वो काम नहीं किया। तो सदर साहब ने भी सदर होने का कोई जो है वो भरम नहीं रखा। तो आप सदर साहब पे किस बात का गुस्सा उतार रहे हैं? आपने तो जो 14 मई को जो ज़िमनी इलेक्शन थे उस वक्त ड्यू थे, आइन कह रहा था कि 3 माह में ज़िमनी इलेक्शन कराने के आप पाबंद हैं जब असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं। आप कह रहे थे नहीं एक ही दिन हो, अब एक ही दिन क्या हो? इसका मतलब ये है कि आपने पहले ले लिए 6 माह, अगले माह 6 माह, 1 साल आपने ज़िमनी इलेक्शन के बाद रख दिया। अभी भी मैं फिर अगर ये सूरत हाल हो सकती है, तो जिम्मेदार तो आपकी पार्लियामान और आपकी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं ना, जो 14 मई के इलेक्शन से भी भागने के लिए, सॉरी से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस्तेमाल करने का। और उसके बाद ये सूरत हाल जो आज है, इसकी जिम्मेदार भी आप पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि आपने जो फैक्ट्रियाँ लगा दी बिल पास करने की कि किसी तरीके से इलेक्शन वक्त पर ना हो। देखिए, जो वो बात थी उसके अंदर हमें ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत शिद्दत के साथ एक डिवीजन का शिकार रही है, और उसकी वजूहात हम बयान करते रहे हैं कि जो तराजू, जो जस्टिस का तराजू था, वो एक तरफ हमें लगता है पलटा हुआ था बिल्कुल, और 63A की जो तशरीह की गई उसी से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बुनियाद रखी गई, और जिससे माशी इंस्टेबिलिटी भी आई। उसकी तशरीह गैर आईनी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने की, और फिर ये पूरा जो मामला था कि असेंबलियां डिसॉल्व की गई, वो भी गैर एक कानूनी तरीके से की गई, फोर्स करके चीफ मिनिस्टर से करवाई गई, जो कि हामी नहीं था असेंबलियां डिसॉल्व करने के। और बिल्कुल अगर इलेक्शन अलग-अलग डेट्स पे होता तो वो एक नए बहरान को जन्म देता, जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का
एक नया पहलू शुरू हो जाता। तो वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि वो इलेक्शन हुकूमत ने क्यों नहीं कराए, और बेहतर हुआ कि नहीं कराए। मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे ही होने चाहिए, तो अब वो होने जा रहे हैं, डीलिमिटेशन के बाद वो हो जाएंगे। हम कैसे यकीन कर लें कि आप जब सारी जिम्मेदारी आपने इलेक्शन कमीशन पे दी कि वही तारीख तय करेगा? क्या माजी में इलेक्शन कमीशन आज़ाद रहा? आप भी जब हारते रहे तो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराते रहे। कोई नया कमीशन आ रहा है? 70 के बाद कौन सा ऐसा इलेक्शन था जिसको तस्लीम किया अपोजिशन पार्टियों ने? इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया। और हम कैसे मान लें कि वो जो इलेक्शन 14 मई को उन्होंने नहीं कराए वो फरवरी में भी कराएंगे? क्योंकि आइन खामोश है। राना साहब, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, माशाल्लाह बड़ा सीजन्ड फैमिली से ताल्लुक़ है आपका, कानून के हवाले से। नहीं करेंगे, क्या होगा फरवरी में अगर वो? वजह आईनी है डिले की। जब वो आइन का तकाजा सेंसस का मुकम्मल हो जाएगा, कानूनी तकाजा, फिर उसके बाद आइन के मुताबिक उनको इलेक्शन कराने हैं, और बजट भी मौजूद है इस साल में, तो फिर कोई वजह नहीं है ना कि वो डिले कराएं। और अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर देती है तो फिर केयर टेकर पाबंद होगी कि उस डेट के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कराएं। ये मैं तो नहीं समझता कि कोई वजह बन सकती है कि वो डिले बने। वो अगर नहीं कराती तो ये वो क्यों नहीं कराएगी? कोई वजह होगी ना, कोई वजह होनी चाहिए। आइन के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए, कानून के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए कि वो इलेक्शन ना कराए, तो वो वजह कोई नहीं एग्जिस्ट करती। बस एहतराम राना साहब, ये सवाल मैं फिर तवातुर से कर रहा हूँ, और बस आपसे फिर मैं माजरत के साथ ये कर रहा हूँ कि आपके यहाँ ऐसी रिवायत नहीं रही है। ज़िया-उल-हक को ने भी तो 90 दिन का कहा था और 9 साल खींचा नज़रिए ज़रूरत। मुशर्रफ साहब ने भी तो कहा था 3 माह का नज़रिए ज़रूरत। तो ये नज़रिए ज़रूरत कहाँ ख़त्म हुआ है? ये नज़रिए ज़रूरत फरवरी में भी आएगा। मुल्क में वैसे भी माशी सूरत हाल आपको के लिए माशी इमरजेंसी, हल्का बंदियाँ और मरदमशुमारी बेशुमार वजूह हो सकती हैं। आइन खामोश है आपका राना साहब, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते। और इस आइन की खामोशी का सबब इसलिए है कि आपने उस वक्त जो रवायत है उसको तोड़ा। यानी 14 मई को इलेक्शन जो होने थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक, उसे नहीं माना आपने, इसलिए नज़रिया ज़रूरत आ जाएगा फरवरी में, आप देखिएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो तो कतई तौर पे किसी भी जो जमहूरी पार्टी है उसको काबिल कबूल नहीं होगा। वो एक नया बहरान इस मुल्क में पैदा कर देगा, जहां मैं समझता हूं फिर सारी जमहूरी पार्टियां शायद सड़कों का रुख करें। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन इंशाल्लाह जनवरी एंड या फरवरी के अंदर हो जाएंगे। मेरे मुंह में खाक अगर मैं ये कहूँ कि नहीं हो रहा, आपकी ख्वाहिश सर आँखों पे चलते तो ये बता दीजिए, जो वैसे मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, ताल्लुक़ भी है मेरा। हम लोग बचपन से सुनते थे शेर आया शेर आया शेर आया, साल भर से सुन रहे हैं शेर का। और वाकई मियाँ साहब असली शेर हैं, बड़े बहादुर आदमी हैं। तो अब वो जो है वो शेर आएगा और दूसरे आएंगे, सॉरी आएगा नहीं कहना चाहिए। और मरियम बीबी तो ये तक कह चुकी हैं जब इलेक्शन होंगे, तारीख दी जाएगी या होंगे, उसी वक्त मियाँ साहब आएंगे। तो मियाँ साहब इसके माने मशरूत कर दिया गया ना, तो हम इंतज़ार करें मियाँ साहब की आमद का, ताकि इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पे हों। राना साहब नहीं, मियाँ साहब तब आएंगे जब इलेक्शन हो रहे होंगे, और इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए मियाँ साहब अक्टूबर में आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के अंदर ही मियाँ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे, और इसी तरह नज़र आ रहा है, और हमें इसी तरह के इशारे मिल रहे हैं लंदन से। चले, मैंने अपने मुंह में खाक कहा था, आपके मैं मुंह में कह देता हूँ घी शक्कर। मियाँ साहब आएँ, और वाकई उन्हें आना चाहिए, और जब कह रहे हैं तो यकीनन। और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा इशू इलेक्शन, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इस हद तक ख़राब है कि हमारे वफाकी वज़ीर सरफराज बुगटी के हल्के डेरा बुगटी में फ़ुटबॉल के 6 खिलाड़ियों को अगवा किया गया है। 48 घंटे से ज़्यादा हो गए। कोई इतना नहीं है, गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद कोयटा में उनके मिनिस्टर मोहतरम जान अचकज़ई से। यूँ तो मुल्क में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं। KP ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में तो देखिए 6 तलबा को, जो बेचारे फ़ुटबॉलर बच्चे थे, उन्हें अगवा किया गया।
और ऐसा लगता है कि इसमें हम प्रॉपर सिक्योरिटी इन्हें नहीं दे सके कि डेरा बुगटी और सिब्बी का इलाका ऐसा है, ऐसा हसास इलाका है कि जहाँ सिक्योरिटी देनी थी। हमारे साथ जान चगरई साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान है। शुक्रिया जान साहब, आप माशाल्लाह एक तो खैर मुबारकबाद भी दे दूँ, आप तर्जुमानी कर रहे हैं, बड़े सीनियर भी हैं। हालांकि प्रॉपर सिक्योरिटी तो होनी चाहिए थी जान साहब, जो इन लड़कों को नहीं दी गई। वो फासला बड़ा हसास है ना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि बलूचिस्तान में कोई सेंसिटिव इशू नहीं है। बलूचिस्तान में चंद डिस्ट्रिक्ट जिसका आप हवाला दे रहे हैं ये भी शामिल है, जिसमें कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से आ रहा है। आपको मालूम है बलूचिस्तान में चाइनीज़ काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स हैं, गवादर में आपको ये भी मालूम यूरोपियंस कंसल्टेंट आ रहे हैं, तो उनको एब्सोल्यूट सिक्योरिटी हम मुहैया कर रहे हैं। और रही ये बात कि ये जो टीम आई है उसकी कोऑर्डिनेशन का इशू, अब हम देख रहे हैं कि क्या कोऑर्डिनेशन का इशू था, क्या पुलिस लोकल हमारी जो इंतजामिया उनके साथ उनकी जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी थी उसमें कोई लैप्स है। तो जहां हम एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको देख रहे हैं वहां हम ये भी देख रहे हैं कि ये कौन लोग हैं। एब्सोल्युटली इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है और हम उनको बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की जान साहब इनकी अगवा करने की? देखिए, किसी ने नहीं की है। बहरहाल इस तरह एक अपॉर्चुनिस्टिक मौका होता है जिसमें फॉल्स क्लेम किए जाते हैं, तो अगर आइंदा हो भी जाती है तो हम उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा थ्रेट नहीं है जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जो टेरिटोरियल हो। ये एक अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिली है, कोई वाक़े में मुलविस हैं, तो कुछ इंडिविजुअल हो सकते हैं, लेकिन मैं उसकी स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसके लिए इकदाम हो रहे हैं और मैं कोई उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता by going into sub details। मैं भी ये समझता हूँ कि कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक धमाका भी बड़ा ज़ोरदार हुआ है। इसका कोई इससे रिलेट तो नहीं कर सकते? एक सिचुएशन पैदा की जा रही हो, ख़ास तौर पर मैंने कहा ना कि वफाकी वज़ीर का इलाका है, ज़फ़रात बुगटी साहब का इलाका है, डेरा बुगटी और उसके अतराफ़ में। जान साहब नहीं, उसका कोई से उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो कोई इस तरह का वो धमाका नहीं है कि इसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ हो। एक वाक़या हुआ है और ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और हम इसको ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये बहुत ही रिमोट रीजन में ये वाक़या हुआ है, लिहाजा दोनों का कोई आपस में लिंक या कोरिलेशन नहीं बनता। अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग बात ये पूछूं कि हाल ये दिनों में बहरहाल ये तो हकीकत है ना कि TTP की सरगर्मियाँ बढ़ी हैं, फिर जो आपकी सो कॉल्ड मज़ाहमती तंजीमें, इनका गठजोड़ भी आपके सामने है, तो हम ये समझें कि इनके सबब अब इस तरह के और बहुत बड़े पैमाने पे वाक़यात, सानियात भी बढ़े हैं, धमाके बढ़े हैं, ख़ुद के हमले बढ़े हैं। जान साहब देखिए, आपने को पता है कि अभी चित्राल में जो वाक़या हुआ इसमें टोटल 12 से ज़्यादा दहशतगर्द इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उसके लिए कितना प्रोपेगेंडा किया गया। कोयटा में भी, बलूचिस्तान में भी टैक्टिकल थ्रेट के हवाले से तो हम बात कर सकते हैं कि 2-3 लोग आ सकते हैं किसी शहर में और वो 3 महीने एक ऑपरेशन माउंट कर सकते हैं और किसी जगह पर हमला कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग में घुस सकते हैं, 2 लोगों को शहीद कर सकते हैं। तो ये एक टैक्टिकल नेचर का एक थ्रेट है जो पोरस बॉर्डर की वजह से हो सकता है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान के माशाल्लाह जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बड़े प्रोफेशनल है और वो बैटल हार्डन्ड है, तो ये कोई तस्वर हो ही नहीं सकता कि इनकी कोई रिकॉन्फिगरेशन जारी है या उनकी जो जिस तरह आपने इशारा किया जो दूसरे मिलिटेंट्स हैं उनकी एहतियात की वजह से कोई उनके थ्रेट का लेवल भी अगर आप ये कह रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं कोई ज़्यादा हो गया, मैं नहीं समझता कि उनका थ्रेट लेवल जो है वो कोई बड़ा है। टैक्टिकल थ्रेट रहा है और 44% पाकिस्तान का ज़मीन का हिस्सा है। हर छप्पे पे, हर किलोमीटर पे आप ना फौजी खड़े कर सकते हैं, ना आप FC खड़ी कर सकती है। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये भी मालूम है कि इसके बावजूद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, मेगा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और रिफाइनरी की हम बात कर रहे हैं गवादर में, तो बलूचिस्तान इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। थैंक यू जान चौधरी साहब। आपका कहना था कि बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर महफूज है, इन्वेस्टमेंट भी बड़े पैमाने पर आ रहा है, फॉरेनर भी आ रहा है, इसको आइसोलेशन ही में इस हादसे को वो देख रहे हैं। अल्लाह ताला जल्द ही उन बच्चों को बाजियाब करे। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।